पर मचे बवाल की। बात वक्फ पर हो रही सियासत की। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ एक कानून बन जाएगा, लेकिन बवाल थम नहीं रहा। एक और मुस्लिम संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच गया है। असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, अमानतुल्लाह खान समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इधर वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में बगावत का बवंडर उठा है। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सवाल है कि वक्फ बिल पर छिड़े घमासान से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ संशोधन बिल पर लालू के छोटे लाल का ये नया ऐलान है कि सत्ता में आए तो वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सरकार बनी तो बिल को कूड़ेदान में फेंकेंगे। लेकिन शायद तेजस्वी भूल गए कि देश की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पारित किया है। देश की संसद ने बिल पर मुहर लगाई है। तो क्या सिर्फ सियासत के लिए आरजेडी के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं? आरजेडी विरोध करेगी ही ना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बार बार हारे हैं लोग, फिर हारेंगे। वक्फ बिल पूर्णतः संवैधानिक है, गरीब बेवा महिलाओं के लिए है। एक ओर वक्फ बिल पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है, तो दूसरी ओर ये मसला देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वक्फ बिल को लेकर अब तक 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं आरजेडी ने भी वक्फ बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दावा किया कि ये संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन करता है। सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का पहला तर्क है कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री उनके अधिकार का हनन है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या वाकई इस बिल के प्रावधानों से धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन इस बीच वक्फ पर सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। अब ये बतावें कि वो सेकुलर हैं कि नहीं हैं, वो समर्थन क्यों दिए, ये स्पष्टीकरण तो उनको देना चाहिए। ये सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए। तो जरा सा उनसे ओपिनियन आप लीजिए। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। 5वां हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं,
तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी वक्फ बिल को लेकर सबके अपने दावे हैं, लेकिन अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। विपक्ष देश की सबसे बड़ी अदालत से आस लगाए बैठा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस बिल को संविधान की कसौटी पर तोलेगा, फिर तय करेगा कि ये बिल संवैधानिक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस मुद्दे पर हमने सर्वे किए। पहला सवाल, नए वक्फ बिल से आने वाले चुनाव में एनडीए को ज्यादा फायदा होगा या विपक्ष को? तो एनडीए को ज्यादा फायदा कहने वाले 66% लोग निकले। विपक्ष को ज्यादा फायदा होगा ऐसा कहने वाले 26% लोग निकले और 8% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, नए वक्फ बिल को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति 33% लोगों ने कहा, बीजेपी को गलत साबित करना 37% लोगों ने कहा, मुस्लिमों को संदेश देना 17% लोगों ने कहा और 13% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ 3 खास मेहमान, पंडित सुनील भराला, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं, आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील भराला जी बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं प्रियंका गुप्ता जी आपका ही रुख कर लेता हूं। वक्फ बिल को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, हम लोगों से उस पर राय ले रहे हैं। एक बार फिर से हम वो सवाल दिखा देते हैं ज़रा सा, और उस सवाल दिखा के मैं आपके सामने आता हूं। पहला सवाल मैं एक अपने पीसीआर से कहूँगा, पहला सवाल चला दे। नए वक्फ बिल से आने वाले चुनाव में एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा या फिर विपक्ष को ज़्यादा फायदा होगा? लोगों से पूछा हमने, तो लोगों की तरफ से क्या जवाब आए? 66% लोगों ने कहा कि एनडीए को होगा, 26% ने कहा विपक्ष को होगा, 8% ने कहा कह नहीं सकते। क्या लोग जो सोच रहे हैं यही वक्फ बिल को लाने के पीछे की सोच है कि इसके जरिए राजनीति की जा सके? और क्या इसके जरिए विपक्ष भी राजनीति नहीं कर रहा है, एक खास वर्ग, एक खास समुदाय की? प्रियंका जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको सर्वे ही करना था तो पूछना चाहिए था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्या उससे वोटर खुश है? क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? क्या लोगों के किसानों की आय दुगनी हो गई है? क्या लोगों के अकाउंट में 15 लाख आ गए हैं? या मैं पूछना चाहती हूँ जो आपका स्टार्टअप था वो पूरी तरीके से जो आपने जो वादे किए थे वो पूरे हो गए? तो मुझे लग रहा है कि अगर ये मुद्दे आपने पूछे होते तो सही मुद्दा आपने पूछा होता। पर अब ठीक है, वक्त पे आप बात कर रहे हैं तो मैं इससे इसीलिए ये सवाल है, वक्त है इसीलिए सवाल है। नहीं, देखिए, जब वोटर वोट डालने जाता है ना तो ये इस मुद्दे पर वोट नहीं डालता है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ी हार है अगर किसी के लिए, तो एनडीए के जो घटक दल है जिन्होंने अपने वोटर की पीठ में छुरा भोंका है, ये उनकी हार है। और हकीकत ये है कि आप बताइए कि पार्टी की कोई आइडियोलॉजी होती है, पार्टी का कोई सोच होती है, पार्टी की कुछ नीतियां होती है, उसूल होते हैं जिनको लगातार पार्टी फॉलो करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करती है, तभी जाके एक लेगेसी बनती है, पार्टी की आइडेंटिटी बनती है। पर यहाँ क्या है, यहाँ पार्टी ने जितनी भी इनकी जो घटक दल थे, चाहे जदयू की बात करें, चाहे आरएलडी की बात करें, एलजेपी की बात करें, टीडीपी की बात करें, इन पार्टियों ने अपनी जो पूरी तरीके से आइडियोलॉजी है उसको खत्म कर दिया। लोगों के अंदर जो सद्भावना और विश्वास था इन पार्टियों को लेकर, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो हकीकत ये है कि ये इनका जो चेहरा है जो पूरी तरीके से सामने आ गया, और इनकी पार्टी की खुद की आइडियोलॉजी पूरी तरीके से इन्होंने अपने हाथों उसको अंत कर दिया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे फायदा किसका हो रहा? इससे फायदा सीधा सीधा बीजेपी का हो रहा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किस तरह से वो अपने घटक दल को खत्म करे, और वो नीतीश जी को पूरी तरीके से सफाचट करना चाहती है, और वो उस काम में सक्सेसफुल होगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जदयू के नेता, तब जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो भागते नजर आए, और उनमें कुछ तो नेता जो थे, जो मेन नेता कहने चाहिए, गुलाम जी, वो तो बोल ही नहीं रहे थे। कितने सारे तो पार्टी से लोग छोड़कर चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि यही एजेंडा, अगर इसी एजेंडे के साथ वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या यही उनकी जीत का मूल मंत्र है? प्रियंका जी एक तो बात मैं बताइए, समझती हूँ कि अपने आप में पूरी तरीके से हार है। प्रियंका जी और रही बात में अगर एक चीज समझाइएगा मुझे, मेरे दिमाग में सवाल है और इस सवाल को बायस्ड मत समझिएगा, मुझे लगता है आप बेहतर उत्तर दे पाएंगी। जदयू एक सेक्युलर पार्टी है,
लेकिन ये मामला जो वक्फ का है इसको एक धर्म विशेष से जोड़ दिया गया। तो जो भी छोड़कर गए हैं, क्या वो सारे के सारे कम्युनल कार्ड खेल कर छोड़कर नहीं गए हैं कि उन्होंने केवल और केवल एक धर्म के जुड़ी हुई बात को देखा और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया अपनी? अरे भाई, पार्टी में थे क्यों? क्योंकि वो पार्टी सेकुलर थी। पार्टी दोनों धर्म के लोगों को साथ में गए लेके तो चल धर्म रही। के नाम पर ही ना, इसका मतलब वो भी कम्युनल ही थे। अरे भाई, जब आप सेकुलर ही नहीं रहेंगे, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो आपके साथ कौन रहेगा? जिन लोगों के अंदर थोड़ी भी कहना चाहिए कि एक पार्टी को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर उसकी कोई आइडेंटिटी होगी, कोई जुड़ाव होगा, तो वो तो छोड़ ही देगा ना। अब आप बताइए कि आप इस चैनल में काम कर रहे हैं, अगर आपको काम नहीं करने दिया जाए, आपसे कहा जाए कि नहीं, का की जगह खा बोलिए, तो आप क्या करेंगे? एंड ऑफ द डे जाकर आप पार्टी अपना जो चैनल है उसको छोड़ देंगे ना। नहीं, इस बारे में मेरी तो राय, सीधी सी बात ये मुझे है मत कि इंक्लूड कीजिए। आपको पूरी मेरी तरीके राय से हो या तो सकती है कि मैं तानाशाही बेहतर झेलनी कोई होगी। दूसरी चीज इसी के साथ तलाश लूं। मैं, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, क्योंकि मैं ये नहीं, देख सवाल रहा आपका हूं सीधा कि था कई और जवाब कि उतना ही सीधा नहीं था। नहीं नहीं, ये सीधा जवाब नहीं भाई, है, आप किसी क्योंकि को यहाँ pressure पर देकर रोक नहीं यहाँ पर सकते। जो जदयू के मुस्लिम नेता छोड़ के गए हैं, उन्होंने भी तो इस्लाम के नाम पर ही फैसला लिया है ना। उन्होंने भी एक धर्म की बात की। खैर, अरे भाई, मेरे तो साथ अभी पार्टी की भराला साहब आइडियोलॉजी जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? आइडियोलॉजी पर चलती है नहीं ना। जुड़े हैं। कोई भी पार्टी कैसे चलती है? ठीक है, राजीव ठीक है। जी, कोई भी नहीं। पार्टी, उसकी एक मूल विचारधारा होती है। अब आप आरएलडी की बात करेंगे तो वो किसानों के लिए काम करती है। अगर वो अपनी मूल धारा से ही हट जाएगी तो फिर क्या बचेगा उसके पास? और कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा ये है कि अच्छा वो ठीक है, गांधी जी की विचारधारा पे शाबानो चलती है। मामले में आप लोगों ने सब कुछ पलट के रख दिया। अब आप शाबानो मामले पे आ जाएंगे। कितने आपके फिर यहाँ से मुस्लिम सांसद नेता इस पर और बाकी लोग या हिंदू सांसद छोड़ के चले गए थे? अरे भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक पर्टिकुलर केस को लेकर आप यहाँ पर मैं डिस्कशन इसीलिए उदाहरण पर ला रहा हूँ। मैं उदाहरण पर ला रहा हूँ, मेरा उदाहरण ही है। अगर आप शाबानो का डिस्कशन करेंगे तो फिर मैं उसके बाद बिल्किस बानो का भी तो डिस्कशन करूंगी। तो अभी शाबानो पर ही जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ शाबानो पे जो हुआ था उस पर हिंदुओं ने तो छोड़ा नहीं था कांग्रेस को, उन्होंने कांग्रेस के साथ निभाया था उस सारे हिंदू नेताओं ने। वो एग्जाम्पल आपने शाबानो केस का उठा लिया, आपने बिल्किस बानो का एग्जाम्पल नहीं उठाया, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता। आपको जो सूट करता है वही सवाल पूछेंगे। नहीं, ये तो आप चुन रही हैं, ये तो आप चुन रही हैं, क्योंकि वक्त पर मैं जदयू की बात कर रहा हूं। आलोक जी का रुख करूंगा। मैंने आपको समय दिया इतनी देर, लेकिन अब आलोक जी का भी रुख कर लेता हूं। आलोक जी, आपने सुना प्रियंका जी और मैंने किन किन सवालों पे बात की है। हो सकता है तर्क प्रियंका जी के अपनी लाइन पर हो, मेरे सवाल अपनी लाइन पर हो, क्योंकि मैं जदयू के उन नेताओं की भी सोच देख रहा था जिन्होंने पार्टी को छोड़ा उस फैसले पर जहां पर उन्होंने भी अपने धर्म को आगे रखकर फैसला लेते हुए अपनी बात रखी है। ये जो फैसले निकल कर आ रहे हैं, जो 2 सर्वे में भी मैंने पूछा, उसमें लोगों ने कहा कि बीजेपी इससे फायदा लेने जा रही है, बीजेपी फायदा उठा रही है। और भी सवाल है मेरे पास, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं जो अब ऊपरी सदन से पास होने के बाद अब बवाल मचा हुआ है? देखिए राजीव जी, मैं तो इसको धर्म से भी ऊपर मानता हूं। इसीलिए तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सेकुलर, यही तो सेकुलरिज्म है कि इसमें दूसरे धर्म के लोग भी शामिल होंगे। मैं जो समझ पा रहा हूँ इसमें तो, चूंकि जो पंथ निरपेक्षता जो संघ और भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है शब्द का, या वैसे भी अखबारों में भी छपता है कि हम ज्यादा कट्टरपंथी की बात न करें, तो इसमें तो ये शामिल किया गया है कि सब धर्मों के लोग शामिल हों। यदि संपत्ति है, देखिए 2 ही अर्थ है, जकात और वक्फ। जकात जो है वो हर एक इंसान का, मतलब वैसे तो हिंदू में भी दान करने का वो प्रावधान है। इसी तरह से जो ये है सॉरी, मेरा मानना है वक्फ इसलिए है कि आप जो संपत्ति है वो किसी ने यतीम लोग, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं विधवा हैं उनके लिए उसका उपयोग हो, गरीबों के लिए हो। लेकिन इसके बजाय जो अवैध संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है शहरों में, देखिए देश भर में कितने ही राज्यों में, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, इसलिए वहां मैं तो बल्कि प्रियंका जी, आपने नाम लिया तो मैं समझा था प्रियंका गांधी शामिल हो रही है कहीं बहस में, क्योंकि प्रियंका गांधी जी पूरे संसद में आई नहीं बिल पर, चूंकि उनको वोट चाहिए, अभी अभी जीती है। उनको भी लगता है कि अरे हिंदुओं को कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो समर्थन करना चाहिए मुझे। अब वो परिवार में तय हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को तो केरल में मुस्लिम को खुश करना है, तो ये केवल मुस्लिम को खुश करना, हिंदू का नहीं। सवाल ये है कि मुद्दा क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको खुश करता हूँ। देखिए आप चिंता न करें, सोनिया गांधी से मेरा नाम लेके पूछ लीजिएगा। आप तो सबको खुश कर रहे हैं। देखिए आप सोनिया गांधी को फोन करके पूछ लीजिएगा मेरा नाम लेकर के, तो वो भी खुश है। खुश करना चाहते हैं। प्रियंका बहन, राजीव गांधी जब प्रियंका बेबी प्रियंका थी तब भी मेरे साथ ट्रेवल किया है उन्होंने। ये बात छोड़ दीजिए अभी, देखिए बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी ध्यान से। आप हमारे दर्शकों के लिए बात में जो सर्वे आया है वो कह रहा है कि किसको फायदा होगा। मैं तो इसलिए आपका सम्मान करके कह रहा हूं, मैं तो आपको प्रियंका जी के बराबर मान रहा हूं कि आप प्रियंका जी की वजह आप भी उपस्थित हैं। देखिए ये सही है कि राजनीतिक बहस करें, वोट के लिए जो करना है करें, लेकिन यहाँ व्यापक हित में देखें तो हजारों लाखों महिलाओं को अत्याचार होता है। मुस्लिम महिलाओं को तलाकशुदा के आप समर्थन करती है, प्रियंका गांधी समर्थन करेगी क्या? तलाकशुदा को उसमें भी दूसरे वाले लोग खुल रही है। उसी तरह से इस तरह के फैसलों से यदि उन मासूम बच्चों को, कहाँ रह रहे हैं आप? हम तो नहीं भारत में ही हैं। उम्मीद करूंगा आप प्रवक्ता हैं, थाईलैंड में नहीं रहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा जरा सा ब्रीदिंग स्पेस उनको भी दे जो बोल रहे हैं। आपके तर्क हमेशा होंगे, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप सुन लेंगी तो और बेहतर तर्क होंगे। जी। मैं राहुल गांधी जी की तरह हर महीने विदेश यात्रा थाईलैंड जाके नहीं जाता, इसलिए मैं भारत में रहता हूँ, भारत की भावनाओं को समझता हूँ। प्रधानमंत्री जी थाईलैंड हो क्या है भाई? हाँ वो इसलिए वो काम के लिए गए थे। प्रधानमंत्री के साथ बात, राहुल गांधी चुपचाप जाते हैं, राहुल गांधी चुपचाप जाते हैं, राजीव गांधी चुपचाप नहीं जाते थे, वो गुपचुप यात्रा करते हैं। वो किस काम के लिए जाते हैं आप जानती होंगी ज्यादा, मैं नहीं जानता, आप छोड़िए बीच बात में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आई संसद में, राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं बोले? कि नहीं गए, आपके पासपोर्ट पे है कि नहीं है? ठीक है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप अलग से बात करिएगा। जा रहे हैं थाईलैंड? अरे भाई थाईलैंड जाना कोई पाप है क्या? नहीं बिल्कुल पाप नहीं है, बहुत अच्छा पुण्य है वो तो। मैं तो यही कह रहा हूँ, वहाँ बौद्ध की नगरी, वहाँ भी पहुंचे हैं। नहीं है, आप लिख के भेज दीजिए, आपके बीजेपी की एक एडवाइजरी जारी करिए कि थाईलैंड जाने वाले लोगों का, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकलेंगे थाईलैंड जाने वाले, सबसे ज्यादा पासपोर्ट चेक करिए सबके आप कि कौन कितनी बार थाईलैंड गया। सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता अगर ना निकले तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपसे कि नाम बदल लूंगी अपना। रहने दीजिए, आपका नाम अधिकार में अभी भेज दीजिए, सूचना के अधिकार में आप मांग लीजिए, आपको भी वही अधिकार है जो हमारे पास है। चलिए मैं आता हूँ, दो सर्वे और ले लूं, उसके बाद फिर सर्वे पर ही आता हूँ। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आखिर कौन डरा हुआ है? लोगों से ही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं, 23% लोगों ने कहा। मुस्लिम नेता डर गए हैं, 17% लोगों ने कहा। जमीन पर कब्जा करने वाले डरे हैं, 52% ने यह बात कही, और 8% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। चौथा सवाल, नए वक्फ बिल के बाद मुसलमान क्या सोच रहे हैं? गलत हुआ है, 38% मुसलमानों ने ऐसी बात कही है, लेकिन सही हुआ 58% मुसलमानों ने यह भी कहा है। कह नहीं सकते 4% इस बारे में खामोश है, यानी कुल 42% को किनारे कर देते हैं। लेकिन संसद में जो बहस चली और ऊपरी सदन में जो बहस चली, इमरान प्रतापगढ़ी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में क्या कुछ हुआ, आइए जरा सा सुनते हैं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है।
प्रियंका जी हमारे साथ सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, जो रिकॉर्ड कहता है उसके मुताबिक करीब 10,000 मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने वक्फ संस्थाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ये सरकार का रिकॉर्ड है। 10,000 में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, मैं 10,000 राउंड फिगर में कह रहा हूं। इसके अलावा जो हमारा सवाल था कि 58% मुस्लिमों ने स्वागत किया है, 38% ने जरूर इसके बारे में स्वागत नहीं किया है। बहुत सारे मुस्लिम हमने देखे दिल्ली और मुंबई में, वो भी इसका स्वागत करते हुए दिखाई पड़े। इन तस्वीरों को, इन विरोधों को और इन समर्थन को आप किस तरीके से लेती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से इस पूरी डिबेट को ये जो किन लोगों ने समर्थन किया, किसने नहीं किया, इस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि असली मुद्दा ये है कि वो एक धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था में उनके धर्म के लोग होने चाहिए। उसमें किसी और धर्म के लोगों की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमारे भी धर्म में, मैं एक हिंदू हूँ और मेरे धर्म में अगर कोई मंदिर का ट्रस्ट है या कोई ऐसी संस्था चल रही है जिसमें हम जो है पूरी तरीके से दान पुण्य करते हैं, तो हम नहीं चाहते किसी और धर्म का कोई व्यक्ति हमारी संस्था में आए और दखलंदाजी करे। सीधी बात है ये। और आप कह रहे हैं अगर 10,000 केसेस चल रहे तो इसका मतलब केसेस तो चल रहे हैं ना, कंप्लेंट्स तो दर्ज हो रही है ना। नहीं, ये मुस्लिमों की तरफ से है ना, ये शिकायतें मुस्लिमों की ही तरफ से हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वहां फैसले नहीं होते, वहां जजमेंट नहीं होते, वहां न्याय नहीं होता। आप लोगों ने पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को पूरी तरीके से ये पेनिट्रेट किया जनता के बीच कि वो लोग जहां चाहे, जिसकी चाहे जमीन कब्जा कर सकते, पर ऐसा तो नहीं है। अगर 10,000 केसेस चल रहे हैं तो 10,000 केसेस का मतलब है कहीं कोई सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा तो प्रियंका जी, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ ये भी, आप इसको प्रचार शब्द का नाम दे सकती हैं, बीजेपी ने ये भी कहा है और ये भी सारी चीजें कि इस पे ऊंची अदालतों में नहीं जाया जा सकता था, यानी एक बार फैसला हो गया तो हो गया। आप बिल्कुल जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके बाद जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस लगाई ही नहीं, और कोई रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं लगाई कि महिलाओं की इसमें भागीदारी नहीं है। महिलाएं भी उसमें अलाउड है, बल्कि अभी से ज्यादा अलाउड है। इन्होंने तो उसको कर्टेल कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि इनका मकसद क्या है, सिर्फ सद्भावना को बिगाड़ना, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना कि देखिए आप अल्पसंख्यक हैं इस देश में और अल्पसंख्यकों के लिए हम जो चाहे नियम बना सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव पे जाते हैं। चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? एक विकासशील देश है हम, चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए कि लोगों के पास रोजगार है या नहीं। शेयर मार्केट पूरी तरह लगातार गिरती चली जा रही है। अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है 26% का। मेरी बहुत छोटा सा निवेदन है, बहुत छोटा सा निवेदन है। अमेरिका का टैरिफ तो नहीं, लेकिन जो धन आ जाएगा 15 लाख सबके अकाउंट में, नहीं, अमेरिका का टैरिफ तो नहीं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई ना। अमेरिका का टैरिफ तो नहीं प्रियंका जी आप भटका रही हैं। अमेरिका का टैरिफ तो नहीं, जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशन जो हैं, इनकी भी कुछ जमीन वक्फ ने क्लेम कर रखी है। अब अगर इस पर ये वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाते हैं और मान लीजिए वहां पर बात नहीं मानी जाती है इनकी, तो आगे ऊंची अदालतों में केवल कानूनी पेचीदगियां ही देखी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। अगर इस स्थिति को ही देखना है आगे, तो क्या ये आगे अपील करने का जो हक है, हाई कोर्ट में जाकर सिलसिलेवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में भी चीजें हैं कि वो भी तय करेगा, तो क्या ये बेहतर नहीं लगता आपको, जहां पर जो लोग हैं अब तक कुछ कह नहीं पा रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कलेक्टर की बात कर रहे हैं तो कलेक्टर क्या है? एक सरकारी अधिकारी ही तो है, और क्या है? प्रशासनिक व्यक्ति है। वो क्या डिसाइड करेगा, क्या नहीं डिसाइड करेगा, वो पूरी तरीके से सरकार से इन्फ्लुएंस होगा। और मैं नहीं समझती कि कोई भी संस्था जिसमें आप ये बताइए, से पहले किसान बिल लेकर आए, उसमें भी यही सारे प्रावधान इन्होंने डाले थे, उसके बाद इनको वापस लेना पड़ा था। हकीकत ये है कि आप उन लोगों को, जिन लोगों की संस्था है, उन लोगों को उनके जो प्रशासनिक अधिकार है उनसे वंचित करना चाहते हैं, और सिर्फ एक पूरी तरीके से आपके प्रशासन का पूरा हक होना चाहिए, आपका पूरा हक होना चाहिए। उसके बाद उन जमीनों का जो आप बात कर रहे हैं कि इन जमीनों से जो फायदा मिलेगा वो मुसलमानों के लिए होगा, उस पर भी कोई गारंटी नहीं। आप उन जमीनों का फायदा किसको देने जा रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक, इस सरकार की एक खासियत ये है कि इन्होंने बात तो की कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, पर दिया किसको? चलिए, सुनील भराला मेरे साथ आखिरकार जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री यूपी से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बड़ी देर हो गई। सुनील जी, बहुत स्वागत है, आप थोड़ा देर से आए लेकिन आप आ गए। आपने सुना होगा प्रियंका जी क्या कुछ कह रही हैं।
वक्फ को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वो सामने रख रही हैं और वो ये कह रही हैं कि आप लोग बस कहते हैं, फिर जब नहीं बनती चीजें तो वापस भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको इस डिबेट पर जो वक्फ बोर्ड की जो आज डिबेट आपने रखी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रियंका जी कह रही हैं, वो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है पहली बात तो कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है और हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं और मेरे सहयोगी जब मैं मिनिस्टर था तो अपने सरकार में पार्ट 1 योगी जी की सरकार में, तो मैंने देखा कि उनसे चर्चा होती थी कि वक्फ बोर्ड के हमारे मित्र थे, तो वो हम पूछते थे कि उसमें कितना अर्निंग हो रही है, कितनी इसमें आमदन हो रही है, तो वो बताते थे लगभग 150 करोड़ रुपया का है इसमें कुल। और अगर आप दूसरी बात सोचेंगे इस बात को कि वक्फ बोर्ड के संशोधन की आवश्यकता क्यों थी, आवश्यकता इसलिए थी कि इसमें जितने भी यानी कि जो पसमानदा जो मुसलमान हैं, यानी कि ओबीसी हैं, वे गरीब हैं, दलित हैं, उनका इस बोर्ड का कोई भी लाभ नहीं है उनको। और परेशानी कितनी, जो भूमाफिया है, परेशानी उन्हें है इस भारतवर्ष के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर उन्हें परेशानी है, जो भूमाफिया है, जो राजनीति कर रहे हैं केवल उस पर। आप सोचो कि मैं एक बात दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये तो बहुत लंबा विषय है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये समझने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी इसको, कि इसमें जिस प्रकार से ये संशोधन जो हुआ है, संशोधन होने के बाद में उन जो पिछड़े मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, दलित मुसलमान हैं, उनको लाभ होगा। उनके निश्चित रूप से इस बोर्ड के संशोधन के बाद में वो महसूस करेंगे और खुशी है, उनकी महिलाओं को खुशी है, उस गरीब वर्ग को खुशी है। केवल परेशानी किसे है, इन विपक्षी दलों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बयानवीर है, केवल जो बयान देते हैं। ये मैं इनका एक बयान का उल्लेख करना चाहता हूं। पहले जब भारत के अंदर जो लंबे समय का एक फोकस था धारा 370, और हमारी सरकार ने उसको, हमारे देश के गृह मंत्री ने, श्री अमित शाह जी ने उस संशोधन किया और उस धारा 370 को हटाया, तो इनके बयान क्या आ रहे थे सबके, कि पूरे भारत में आग लग जाएगी, कश्मीर जल जाए। हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, पानी की बाल्टी रखो, पहली बार भर के जलेगा तो उसमें पानी डाल देंगे। तो ये बयान दे रहे थे, और किसी भी कश्मीर के एक भी मुसलमान को तकलीफ नहीं हुई, ना वो सड़कों पे आए। ये कहते कि सड़कों पर लोग आ जाएंगे, ना सड़कों पे आए। अभी इसी प्रकार से इस पर भी वक्फ बोर्ड को लेकर के जो तमाशा है इनका, और जो ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई जनता और वे जो गरीब दबे कुचले मुसलमान हैं, उनको लाभ होने जा रहा है, तो वो क्यों आपके साथ खड़े हो? आप देर से आए, आपका इस पर स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है आपका कहना है कि हमें इंतजार करना होगा, इससे फायदा मिलेगा, इससे फायदा होगा। मैं सभी का सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करूंगा, सब आए, आप तीनों ने अपनी बात रखी, हमें समय दिया, इसके लिए आप सभी का कृतार्थ हूं। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। वक्फ को लेकर